नमस्कार। यह कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी में आज मैं हूँ भारती कुमारी। आप सबको सुना रही हूँ गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लंबी कहानी नष्ट नीर का 5वां भाग। पिछले भाग में अब तक आप सुन चुके हैं धनाढ़ी भूपति अपने शौक को पूरा करने में इस तरह व्यस्त हो जाते हैं कि नवविवाहिता पत्नी चारू की तरफ से उनका ध्यान हट जाता है। भूपति के भूपेरे भाई अमोल और चारू की अच्छी मित्रता हो जाती है और चारू का ज्यादा समय अमोल के साथ बीतने लगता है। अब आगे इस प्रकार आधा घंटा समय और बीत गया। जूड़े को देखकर उसके एक गुच्छे में उंगली डालकर चारू बड़ी तेजी से उसे बार बार लपेटने और खोलने लगी। अब उसके लिए आंसू रोकना कठिन हो गया। माताजी, बाबू के लिए नारियल निकाल देने की आवश्यकता है, नौकर ने आकर कहा। चारू ने बड़बड़ाते हुए आंचल से भंडार की चाबी खोलकर नौकर के पैरों के नजदीक फेंक दी। आश्चर्य में पड़कर वह चाबी लेकर वहां से चला गया। चारू की छाती के पास से मानो कोई चीज अचानक गले के पास तक जाने लगी। ठीक समय पर भूपति हंसता हुआ भोजन करने के लिए घर में आया। हाथ में पंखा लिए चौके में उपस्थित होकर चारू ने देखा कि अमोल भी भूपति के साथ आया है। चारू ने उसके मुंह की तरफ देखा भी नहीं। भाभी, तुमने मुझे बुलाया था? अमोल ने पूछा। नहीं, अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, चारू ने सपाट सा जवाब दिया। ठीक है, तब अब मैं भी चलता हूँ, मुझे भी माल और स्वभाव बहुत कुछ ठीक करना है, अमोल ने कहा। उस समय चारू ने तेज निगाह से एक बार अमोल के मुंह की तरफ देखकर कहा, जाओ। अमोल चारू के मुंह की ओर एक बार देखकर चला गया। भोजन कर चुकने पर भूपति प्रायः कुछ समय तक चारू के पास बैठा रहता है, परंतु आज लेन देन के हिसाब किताब में अत्यंत व्यस्त होने के कारण उसने कुछ उदास होकर कहा, आज मैं और अधिक देर तक यहाँ नहीं बैठ सकूंगा, आज थोड़ा ज्यादा काम है। जाओ ना, चारू ने कृत्रिम क्रोध में कहा। भूपति ने सोचा चारू नाराज हो गई। उसने कहा, अरे इसका मतलब यह नहीं कि अभी तुरंत ही चला जाऊंगा, कुछ विश्राम करने के पश्चात जाऊंगा, कहकर वह बैठ गया। फिर देखा कि चारू उदास है। भूपति उदास भाव से बहुत देर तक बैठा रहा, किंतु किसी तरह की कोई बातचीत का सिलसिला न शुरू हो सका। बड़ी देर तक बातचीत करने की चेष्टा करके भूपति ने कहा, अमोल तो कल चला जाएगा, कुछ दिनों तक शायद तुमको अकेले रहने में अच्छा ना लगे। इस बात का कोई उत्तर न देकर चारू कोई चीज लाने के बहाने झटपट दूसरे कमरे में चली गई। कुछ देर तक इंतजार करके भूपति बाहर चला गया। चारू ने आज अमोल के चेहरे की तरफ गौर से देखकर जान लिया, इधर कुछ दिनों में अमोल बहुत दुबला हो गया है। उसके चेहरे पर जवानी की वह स्फूर्ति नहीं रह गई। इससे चारू को सुख के साथ साथ दुख भी हुआ। आसन्न वियोग से ही अमोल दुबला हो रहा है, इसमें चारू को कुछ भी संदेह नहीं रहा। लेकिन इस हालत में भी अमोल का व्यवहार ऐसा क्यों है? वह किस कारण से दूर दूर भागा फिरता है? विदाई के समय को वह जानबूझकर क्यों इशाक कर रहा है? बिस्तर पर लेटकर वह इन सब बातों के विषय में सोचने लगी। सोचते सोचते अचानक चकित होकर वह उठ बैठी। हठात उसे मंदा की याद आ गई। हो सकता है अमोल मंदा को प्यार करता हो। मंदा चली गई, शायद इसी कारण अमोल इस प्रकार। छी, नहीं, अमोल का मन ऐसा हो सकता है? इतना तुच्छ विचार, ऐसे कलुषित भाव, विवाहित रमणी के प्रति उसका मन आकर्षित हो जाएगा।
असंभव। अपने इस घिनौने संदेह को बड़ी कोशिश से उसने हटा देना चाहा, किंतु संदेह उसे कसकर पकड़े रहा। धीरे धीरे विदाई का समय भी आ गया। बादल नित्य की भांति आकाश में छाए रहे। अमोल ने आकर कांपती हुई आवाज में कहा, भाभी, मेरा जाने का समय हो गया है। तुम आज से भैया की देखभाल करना। उनकी हालत बहुत ही संकटपूर्ण है। तुम्हारे सिवा उनके लिए सांत्वना प्राप्त करने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। भूपति को हमेशा उदास और चिंतित देखकर अमोल ने उनकी दुर्दशा का कारण मालूम कर लिया था। भूपति किस तरह चुपचाप अपने मन की व्यथा के साथ युद्ध कर रहा है, किसी से सहायता या सांत्वना न मिलने पर भी अपने आश्रित और आत्मीय स्वजनों को इस संकट में विचलित नहीं होने दिया। इन बातों को सोचकर वह चुप ही रहा। इसके बाद उसने चारू की हालत पर विचार किया, अपनी स्थिति पर भी विचार किया और उसका चेहरा लाल हो उठा। जोर देकर उसने मन ही मन कहा था, चूल्हे में जाए आषाढ़ का और अमावस्या का प्रकाश। बैरिस्टर होकर लौट आने पर यदि मैं भैया की कुछ मदद कर सकूं, तभी मैं मनुष्य हूं। इधर पिछली रात को सारी रात जागकर चारू ने निश्चय कर लिया था कि विदा करते समय अमोल से क्या बातचीत करेगी। हास्यपूर्वक, अभिमान और प्रफुल्ल उदासीनता से मजे ले लेकर उन सब बातों का उसने खूब अभ्यास कर रखा था। किंतु विदाई के समय चारू के मुंह से एक बात भी नहीं निकली। उसने केवल इतना कहा, अमोल, पत्र तो लिखोगे ना? अमोल ने जमीन पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। दौड़कर शयन गृह में जाकर चारू ने अपने किवाड़ बंद कर लिए। भूपति बर्दवान गया और अमोल का विवाह कर चुकने के बाद उसको इंग्लैंड के लिए रवाना कराकर घर लौट आया। चारों तरफ से चोटें खाकर कष्ट सहन करके भूपति के मन में बाहरी दुनिया के प्रति एक तरह से वैराग्य का भाव आ गया। सभा समितियों में जाना, समाज के लोगों से मिलना जुलना अब उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। यही ख्याल आया कि इन सब को लेकर मैंने इतने दिनों तक अपने आप को ही धोखा दिया। जीवन के सुख के दिन व्यर्थ ही चले गए। सारे भाग्य को मैंने कूड़े खाने में फेंक दिया। भूपति ने मन ही मन कहा, जाने दो, अखबार बंद हो गया, अच्छा ही हुआ, छुटकारा तो मिला। संध्या समय अंधकार का सूत्रपात देखते ही पक्षी जिस तरह अपने घोंसलों में लौट आते हैं, उसी तरह भूपति अपने बहुत दिनों के विचरण क्षेत्र को त्याग कर अंतःपुर में चारू के पास चला आया। मन में निश्चय किया, बस अब और कहीं नहीं, यहीं पर अब मेरी जिंदगी की जो भी स्थिति रहेगी। अखबार के जिस तरह जहाज को लेकर मैं सारा दिन खेलता रहता था, वह डूब गया। अब घर लौट आऊं। संभवतः भूपति के मन में एक साधारण संस्कार या विचार था कि स्त्रियों पर अधिकार स्थापित करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। स्त्रियां ध्रुव तारे की भांति अपने प्रकाश को स्वयं ही उज्जवल करती है। वह प्रकाश हवा में नहीं बुझ सकता और उसमें तेल की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। जब बाहर टूटना फूटना शुरू हुआ, तब अंतःपुर में किसी स्थान पर दरार फूट निकली है या नहीं, यह एक बार जांच करने की इच्छा भी भूपति के मन में उत्पन्न नहीं हुई। शाम को भूपति बर्दवान से घर लौट आया। जल्दी से मुंह धोकर खाना भी खा लिया। अमोल के विवाह और विलायत यात्रा का शुरू से आखिर तक का हाल सुनाने के लिए चारू बहुत उत्सुक हो गई होगी, यह समझकर आज भूपति ने कुछ भी देर नहीं की। भूपति सोने के कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया। चारू अब तक अनुपस्थित है। शायद घर का काम धंधा कर रही होगी। हुक्के का तंबाकू जल जाने पर थके हुए भूपति को नींद आने लगी। थोड़ी थोड़ी देर में नींद का वेग टूट जाता
और भूपति आश्चर्य से सोचने लगता, अब तक चारू आई क्यों नहीं। अंत में जब ना रहा गया तब भूपति ने चारू को बुलवाया और पूछा, चारू। चारू ने केवल संक्षेप में कहा, हाँ, आज देर हो गई। चारू के आग्रहपूर्ण प्रश्नों के लिए भूपति प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन चारू ने एक शब्द भी नहीं पूछा। उसकी इस उदासीनता से भूपति का मन कुछ उदास हो गया। वो सोचने लगा, क्या चारू अमोल को प्यार नहीं करती थी? जितने दिनों तक अमोल यहाँ उपस्थित रहा, उतने दिनों तक चारू उसके साथ हिलमिल कर आमोद प्रमोद में समय बिताती थी, और जो ही वह चला गया उसके बारे में एकदम उदासीन हो गई। इस तरह के परस्पर विरोधी आचरण से भूपति के मन में संदेह पैदा हुआ। तो क्या चारू का मन गंभीर नहीं है? क्या वह केवल आमोद और दिल बहलाना ही जानती है, प्यार करना नहीं जानती? औरतों का इस प्रकार अनासक्त भाव तो अच्छा नहीं माना जाता। चारू और अमोल की मित्रता से भूपति को बहुत आनंद मिलता था। इन दोनों का लड़कपन, खेलना, आपस में विचार विमर्श करना उसके लिए एक मधुर कौतुक था। अमोल को चारू जिस तरह प्यार करती थी, उससे चारू का कोमल हृदय का परिचय पाकर भूपति मन ही मन प्रसन्न होता था। आज वह आश्चर्य में पड़कर सोचने लगा, क्या वे सब ऊपरी व्यवहार रिक्त हृदय के लेश मात्र थे? क्या हृदय में इस सब का कोई आधार नहीं था? यदि चारू का हृदय ऐसा ही है तो फिर मुझे कहाँ आश्रय मिलेगा? पत्नी का प्यार कहाँ से पा सकूंगा? भूपति ने धीरे धीरे जांच करने की इच्छा से उस प्रसंग को छेड़ते हुए पूछा, चारू, तुम अच्छी तो हो ना? तबीयत तो खराब नहीं है? अच्छी ही हूं, चारू ने संक्षेप में जवाब दिया। अमोल का विवाह तो हो गया? यह कहकर भूपति चुप हो गया। चारू ने समायोजित कोई बात कहने की विशेष चेष्टा की, पर एक भी बात मुंह से नहीं निकली। वह शिथिल होकर लेट गई। भूपति स्वभावतः किसी तरफ गौर से नहीं देखता था, किंतु अमोल का वियोग, उसकी विदाई का शोक उसके हृदय में विद्यमान था, और इस कारण चारू की अमोल के प्रति उदासीनता से उसके हृदय को चोट लगी। उसकी इच्छा थी कि संवेदना से व्यथित चारू के साथ अमोल संबंधी बातचीत करके वह अपने हृदय के भार को हल्का कर लेगा। जिस लड़की से उसका विवाह हुआ वह बड़ी ही अच्छी और सुंदर है। चारू, सुन रही हो? सो गई क्या? नहीं, चारू ने जवाब दिया। बेचारा अमोल अकेला चला गया। जब मैंने उसे गाड़ी पर चढ़ाया, वह बालक की भांति रोने लगा। यह देखकर मैं भी आंसू ना रोक सका। डिब्बे में 2 साहब थे। पुरुष को रोते देखकर उन्हें बहुत ही आश्चर्य हो रहा था। दीपक बुझ जाने से कमरे में अंधकार फैला हुआ था। चारू करवट बदलकर लेट गई। इसके बाद अचानक बिस्तर छोड़कर चली गई। चारू, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? भूपति ने चकित होकर पूछा। कोई उत्तर ना पाकर वह भी उठा। पास ही के बरामदे से सिसकने की आवाज सुनकर वह तेजी से उसके पास पहुंचा। देखा कि चारू जमीन पर पड़ी हुई है और बड़ी कठिनाई से रुलाई के वेग को रोकने की कोशिश कर रही है। इस प्रकार चारू की यह अवस्था देखकर भूपति चिंता में पड़ गया। सोचा, मैंने क्या चारू को गलत समझा था? चारू का स्वभाव इतना दृढ़ है कि वह मुझसे भी हृदय की व्यथा नहीं प्रकट करना चाहती। जिन लोगों की प्रकृति ऐसी होती है उनका प्रेम बहुत ही गहरा होता है और वेदना भी अत्यंत अधिक होती है। चारू का प्रेम सामान्य स्त्री पुरुष की भांति बाहर नहीं दिखाई पड़ता था। यह बात उसने मन ही मन समझ ली।
भूपति ने चारू के प्रेम का उच्छ्वास अब तक कभी नहीं देखा था। उसने अच्छी तरह समझ लिया कि चारू के हृदय में प्रेम का भाव अंदर दबा पड़ा है। भूपति स्वयं ही अपने हृदय के भावों को बाहर प्रकट करने में निपुण नहीं है। चारू की प्रकृति में हृदय वेग की आंतरिकता का परिचय पाकर उसे एक तरह की तृप्ति मिली। भूपति तब चारू के पास ही बैठकर किसी तरह की बातचीत ना करके धीरे धीरे उसके शरीर पर हाथ फेरने लगा। भूपति ने जब अखबार का कार्य बंद कर दिया तब उसने अपने भविष्य के जीवन का एक काल्पनिक चित्र मन ही मन खींच लिया था कि अब मैं किसी प्रकार की दुराशा या दुश्चेष्टता की तरफ नहीं जाऊंगा। चारू को लेकर लिखना, पढ़ना, प्रेम, पारस्परिक दिल बहलाव आदि से छोटे से गृहस्थ जीवन का कर्तव्य पालन करूंगा। उसने मन में धारणा बना ली थी कि घरेलू सुख ही सबसे सुलभ और सुंदर है, बराबर उतार चढ़ाव होने पर भी पवित्र और निर्मल है। उन सहज उपलब्ध सुखों के द्वारा अपने जीवन गृह के कोने में संध्या का प्रदीप जलाकर निभृत शांति की स्थापना करूंगा। हंसी मजाक, परिहास, आपसी मनोरंजन के लिए प्रतिदिन छोटी छोटी तैयारी में अधिक प्रयत्न की जरूरत नहीं पड़ती और अत्यधिक सुख की प्राप्ति होती है। अपनी योजना को कार्य रूप में परिणति करते समय उसे महसूस हुआ था कि वह सुख प्राप्ति सहज नहीं है। इसे मूल्य देकर नहीं खरीदा जा सकता। यदि वह अपने आप नहीं मिलता है तो उसे किसी तरह ढूंढ लाने का उपाय भी नहीं है। इस प्रकार किसी भी युक्ति से भूपति चारू के साथ अच्छी तरह अपना ठीक सामंजस्य स्थापित ना कर सका। इससे उसने स्वयं को ही अपराधी मान लिया। सोचा 12 वर्ष तक केवल अखबार में लिख लिख कर समय बिताया। स्त्री के साथ बातचीत किस तरीके से की जाती है उस विद्या को मैंने एकदम खो दिया है। संध्या का दीपक जलते ही भूपति बड़े ही उत्साह से घर जाता, जाकर 2-4 बातें करता। चारू भी कुछ बातचीत करती, फिर बातचीत का सिलसिला टूट जाता। फिर किस विषय पर कौन सी बात कही जाए इसका निश्चय ही वह बहुत सोचने पर नहीं कर पाता था। अपनी असमर्थता के कारण वह स्वयं अपनी स्त्री के सम्मुख लज्जा का अनुभव करता। स्त्री के साथ बैठकर बातचीत करना कोई कठिन काम नहीं है, यह तो सिर्फ उसका ख्याल था, परंतु उसने अब देख लिया कि प्रेम शून्य व्यक्ति के लिए यह काम बहुत ही कठिन है। सभा मंडल में भाषण देना इसकी अपेक्षा बहुत ही सरल काम है। जिस संध्याकालीन समय को भूपति ने आनंद, हास्य, कौतुक, आदर और प्रणय के संयोग से रमणीक बनाने का सोचा था, उसी संध्या के समय को बिताना उसके लिए एक कठिनाई बन गई। कुछ देर तक मौनावलंबन के पश्चात भूपति सोचने लगता, यहाँ से चला जाना ही ठीक है। किंतु जाऊंगा तो चारू क्या सोचेगी, यह सोचकर उठकर जा भी नहीं सकता। वह पूछता, चारू ताश खेलोगी? कोई दूसरा उपाय न देखकर चारू कहती, अच्छा। यह कहकर एकदम अनिच्छा से ताश लेकर बैठ जाती, लेकिन खेलने में बहुत गलतियां करके अनायास ही हार जाती। उस खेल में किसी तरह का आनंद नहीं मिलता। बहुत सोच समझकर एक दिन भूपति ने चारू से पूछा, चारू मंदा को बुला लिया जाए तो कैसा हो? तुम एकदम अकेली पड़ गई हो। मंदा का नाम सुनते ही चारू जल उठी। नहीं, मंदा की मुझे कोई जरूरत नहीं है, चारू ने कहा। चारू की बात सुनकर भूपति हंस पड़ा। मन ही मन खुश हुआ और सोचने लगा, साध्वी स्त्रियां जहां सती धर्म में कुछ भी व्यक्तिक्रम रखते हैं वहां उनका धीरज टूट जाता है। विद्वेश्वर के प्रथम धक्के को संभाल कर चारू ने सोचा, मंदा यहीं रहती तो शायद पतिदेव को हंसी खुशी रखती। पति मुझसे तो मानसिक सुख पाने की इच्छा रखते हैं,
उस सुख को मैं उन्हें किसी भी तरह नहीं दे पाती हूँ। इस कथन को समझकर चारू बहुत ही दुखी होती थी। पति दुनिया की सब बातें छोड़कर एकमात्र मुझसे ही अपने जीवन के सभी आनंद खींच लेने की चेष्टा कर रहे हैं। इस एकाग्र चेष्टा को देखकर और अपने हृदय की दीनता समझकर चारू डर गई। उसके मन में विचार आया कि इस तरह कितने दिन कटेंगे और कोई दूसरा उपाय क्यों नहीं करते, दूसरा अखबार क्यों नहीं निकालते। भूपति के मन बहलाने का उपाय चारू को अब कभी नहीं करना पड़ा था। दूसरी ओर भूपति ने चारू को आज तक किसी तरह की सेवा की मांग भी नहीं की थी, किसी सुख की प्रार्थना भी नहीं की थी। उसने चारू को अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल कभी नहीं बनाया था, पर आज अचानक जब उसने अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति की और प्रकट इच्छा चारू के सामने रख दी, ऐसी हालत में चारू चक्कर में पड़ गई। उसे ऐसा प्रतीत होने लगा मानो कहीं भी उसे खोजने पर कोई चीज नहीं मिल रही है। भूपति क्या चाहता है, वह किन बातों से तृप्त होगा, इस बात को चारू ठीक तौर से नहीं जानती थी। जानने पर भी उसका समाधान करना उसके लिए आसान कार्य नहीं था। यदि भूपति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने की कोशिश करता तो संभवतः चारू को इतनी कठिनाई नहीं होती, किंतु अचानक एक ही रात में दिवालिया होकर खाली भिक्षा पात्र पसार देने से मानो वह घबरा उठी। अच्छा, मंदा को बुला लो, वह रहेगी तो तुम्हारे देखभाल में विशेष सुविधा हो सकेगी, चारू ने कहा। मेरी देखभाल की कोई जरूरत नहीं है, भूपति ने हंसकर कहा। मैं बहुत ही नीरस आदमी हूँ, किसी भी हालत में चारू को सुखी नहीं रख सकता। भूपति ने उदास होकर सोचा और इन्हीं बातों को सोचकर उसने साहित्य में दिल लगाया। जब कभी यार दोस्त घर पर मिलने जुलने आते तो आश्चर्य में पड़कर देखते कि भूपति टेनिसन, बायरन, बंकिम बाबू के उपन्यास आदि लेकर पढ़ने में व्यस्त है। भूपति का यह असामयिक काव्यानुराग देखकर यार दोस्त उसका परिहास करने लगे। भूपति हंसकर कहता, भाई बांस की झाड़ी में भी फूल लगते हैं, परंतु कब लगते हैं इसका कोई ठिकाना नहीं रहता। एक दिन शाम को शयन कक्ष में एक बड़ा दीपक जलाकर शुरू में लज्जा से कुछ इधर उधर करते हुए भूपति ने थोड़ी देर बाद चारू से कहा, कुछ पढ़कर सुनाऊं? सुनाओ ना, चारू ने कहा। क्या सुनाऊं? भूपति ने प्यार से पूछा। जो तुम्हारी इच्छा हो और जो तुम्हें अच्छा लगता हो, चारू ने कहा। भूपति चारू का कुछ अधिक आग्रह ना देखकर थोड़ी देर के लिए रुक गया, फिर साहस जुटाकर बोला, टेनिसन की कविता का कुछ अंश अनुवाद करके तुम्हें सुना दूं? सुनाओ, चारू ने कहा। संकोच और उत्साह की कमी के कारण भूपति पढ़ते समय बीच बीच में रुक जाता था और बड़ी कठिनाई से उपयुक्त शब्दों से अंग्रेजी का भाव व्यक्त कर सका। चारू की शून्य दृष्टि देखकर वह समझ गया कि उसका मन यह सब सुनने में नहीं लग रहा। दीपक के प्रकाश से प्रकाशित छोटा सा कमरा, संध्या समय का वह निवृत्त अवकाश इच्छानुसार आनंद और उत्साह से नहीं बीत सका। दो एक बार और भी इस तरह की कोशिश की और गलती करके भूपति ने अंत में स्त्री के साथ साहित्य चर्चा करना छोड़ दिया। बहुत घातक चोट लगने से जिस तरह घायल अंग की नसें कमजोर हो जाती हैं और शुरू में दर्द नहीं मालूम होता, उसी तरह वियोग के आरंभ में अमोल के अभाव में मानो चारू भली भांति ना समझ सकी। किंतु ज्यों-ज्यों दिन बीतने लगा त्यों-त्यों अमोल के अभाव में सांसारिक शून्यता की मात्रा भी क्रमशः बढ़ने लगी। इस भयंकर आपत्ति से चारू हतबुद्धि सी हो गई। निकुंज वन से बाहर निकलकर वह अचानक उस मरुभूमि के बीच आ गई जिसमें दिन पर दिन बीतते तो जा रहे हैं, पर मरुभूमि की सीमा भी उत्तरोत्तर बढ़ती चली जा रही है। इस मरुभूमि की बात वह बिल्कुल ही नहीं जानती है।
नींद टूटने पर अचानक उसकी छाती धड़कने लगती है। तब उसे एकाएक याद आता है, अमोल तो नहीं है। सवेरे जब बरामदे में पान लगाने बैठती तो उसे यही याद आता कि अमोल कहीं पीछे से आता ना हो। कभी कभी अनमनी होकर अधिक पान लगा देती। फिर अचानक उसे याद आता था, इतने पान से क्या होगा, खाने वाला तो है ही नहीं। यूं ही भंडार घर के पास पहुंचती, मन में तुरंत ही यह ख्याल पैदा होता कि अमोल को जलपान नहीं करना है। मन में धैर्य न रहने के कारण अंतःपुर के आखिरी छोर पर जाते ही मानो याद आ जाता कि अमोल कॉलेज से आएगा। कोई नई पुस्तक, एक लेख, नई कविता, नई समालोचना, नए कौतिक के लिए किसी की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। किसी के लिए कोई चीज सिलाई करने, कोई लेख लिखने या शौकिया चीज खरीद कर रखने को मन नहीं करता है। अपने असहनीय कष्ट और मन की चंचलता से चारू स्वयं ही आफत में पड़ गई है। मानसिक पीड़ा के असहनीय कष्टों से उसके मन में एक भय पैदा हो गया। वह मन ही मन केवल यही प्रश्न करने लगी, क्यों? इतना कष्ट क्यों हो रहा है मुझे? अमोल मेरा कौन लगता था, फिर उसके लिए इतना कष्ट क्यों? मुझे क्या हो गया है? इतने दिनों के बाद यह कैसी आफत मेरे सिर पर आ गई। नौकर चाकर, रास्ते के मजदूर तो निश्चिंत होकर घूम रहे हैं, और मेरी हालत ऐसी क्यों हो गई? हे भगवान, मुझे ऐसी कठिनाई के गर्त में क्यों धकेल दिया? नष्टनीर कहानी के 5वां भाग यहीं तक। जल्दी ही हाजिर होती हूँ कहानी के 6ठे भाग के साथ। अभी आप भारती कुमारी से सुन रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर की लंबी कहानी नष्टनीर का 5वां भाग। आप जुड़े रहिए किस्सा कहानी से।